मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आज मौसम काफी शांत है। साल 2014 चल रहा है। आज 7 मार्च है और इस समय रात के 11:11 हो रहे हैं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 में इस समय फ्यूल डाला जा रहा है, कार्गो और फूड स्टोर किया जा रहा है और पैसेंजर्स एक एक करके अपनी सीट पर बैठ रहे हैं। इस फ्लाइट में बैठने वाले इन 227 पैसेंजर्स को अभी 1% भी अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ घंटों में जो घटना इन सबके साथ होने वाली है वो इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन के रह जाएगी। एक ऐसी घटना जिसके बारे में ना तो कभी इन पैसेंजर्स ने सपने में भी सोचा होगा और ना ही सालों साल बाद दुनिया इस बात पर विश्वास करेगी कि उस रात को ऐसा कुछ हुआ भी था। इन सभी 227 पैसेंजर्स में 5 इंडियंस भी हैं। 3 तो हैं ये विनोद कोलेकर, चेतना कोलेकर और इनका बेटा स्वानंद कोलेकर जो मुंबई के रहने वाले हैं और अपने बड़े बेटे संवेद से मिलने बीजिंग जा रहे हैं। उसके अलावा चंद्रिका शर्मा और क्रांति शीर्षद भी मौजूद हैं। इस फ्लाइट में 2 इन्फेंट्स भी मौजूद हैं और इन सभी पैसेंजर्स के अलावा 12 लोग इस फ्लाइट में और हैं, 10 तो क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। टोटल 239 लोगों के साथ ये फ्लाइट रनवे की तरफ जाने लगी है। रात के 12:31 हो रहे हैं और अगला दिन यानी 8 मार्च शुरू हो चुका है। Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. जस्ट अभी जो आवाज आपने सुनी वो इस पायलट की थी, यानी कि फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद। ये सिर्फ 27 साल का है और आज की ये फ्लाइट इसकी लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट होने वाली है। इस फ्लाइट के बाद इसका प्रमोशन होना है। इसके जस्ट साइड में यहाँ बैठा है इससे दुगनी उम्र का आदमी और इसका सीनियर कैप्टन जहारी अहमद शाह। ये 53 साल का है। इसको 18,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है और खतरनाक स्किल्ड पायलट है। इसको जरा अच्छे से नजर में भर लेना, ये बंदा आज आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। नोटिस करो कि ये फ्लाइट MS-370 टेक ऑफ के लिए रनवे 32 पर जा रही है और मलेशियन एयरलाइंस के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट को रनवे तक ले जाने का काम इस सीनियर यानी कि कैप्टन जहारी का रहता है और इतनी देर ये जूनियर यानी कि फर्स्ट ऑफिसर हामिद रेडियो संभालता है। जैसे ही फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ करेगी तो उल्टा हो जाएगा। ये जूनियर यानी कि फर्स्ट ऑफिसर हामिद बीजिंग तक इस प्लेन को उड़ा के ले जाएगा और ये सीनियर यानी कि कैप्टन जहारी रेडियो संभालेगा और हामिद को गाइड करता रहेगा। फाइनली 12:41 पर कैप्टन जहारी टेक ऑफ थ्रस्ट इंजन्स को पुश करता है। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और कैप्टन जहारी एज पर प्रोसीजर्स प्लेन उड़ाने की जिम्मेदारी खुद के जूनियर फर्स्ट ऑफिसर हामिद को दे देता है। फाइनली ये मैसिव प्लेन जमीन से अपना संबंध तोड़ के गहरी काली रात में आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई को छूने के लिए निकल चुका है। फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सोने की तैयारी में लग गए थे, ये सोचकर कि अगले 6 घंटे तक बीजिंग पहुंचने तक वैसे भी उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था अभी सिर्फ कुछ देर बाद ही कैप्टन जहारी अपना मकसद पूरा करना शुरू कर देगा। खैर, टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही कैप्टन जहारी ने डिपार्चर कंट्रोल को कांटेक्ट किया। Malaysian 370, selamat pagi. Identified climb flight level 180, inside the side interact direct to Ikari. Okay, level 180 direct Ikari, Malaysian 370. जस्ट अभी आपने सुना कि कैप्टन जहारी एक शब्द बार बार यूज कर रहा था, इगारी। इगारी और कुछ नहीं, बस एक वे पॉइंट ही है। वे पॉइंट को समझने का सबसे आसान तरीका है अपने गली मोहल्लों में बने हुए चौराहे। जैसे अगर आप अपने घर के बाहर खड़े हो और इस जगह पर एक प्राइमरी स्कूल है और आपसे अगर कोई आके पूछे कि भाई ये प्राइमरी स्कूल किधर पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा कि भाई ये आगे वाले चौराहे से लेफ्ट लेना, बस वहीं सामने स्कूल दिख जाएगा। तो इस चौराहे ने एक वे पॉइंट का काम किया। सिमिलरली स्काई रूट्स पर भी एयरक्राफ्ट्स को अपने नेविगेशन चार्ट्स के हिसाब से वे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ही पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कितने एल्टीट्यूड पर जाना है। वे पॉइंट और कुछ नहीं, बस आसमान में बना हुआ एक इमेजिनरी चौराहा है जो फ्लाइट्स को उनका रास्ता बताता है। तो इगारी भी होने को तो एक नॉर्मल वे पॉइंट ही है, लेकिन इसकी काउंटिंग दुनिया के रेयर वे पॉइंट्स में इसलिए होती है क्योंकि ये 5 अलग अलग देशों के एयर स्पेस के बॉर्डर्स पर पड़ता है। मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और सिंगापुर। 12:46 पर यह फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कैप्टन जहारी एक रूटीन रिपोर्ट ATC को देता है। Malaysian 370. जो बात हजम नहीं होती वो ये कि लगभग 6 मिनट बाद कैप्टन जहारी ने फिर से ये सेम रिपोर्ट एक बार और ATC को दी, पता नहीं क्यों। Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370.
नोट करना कि जब भी मैं ATC शब्द का इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब ये कि मैं इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टावर की बात कर रहा हूं, जिसमें मौजूद प्रोफेशनल्स फ्लाइट के लगातार टच में रह के उनको गाइड करते रहते हैं। यहाँ तक इस फ्लाइट में मौजूद सबके लिए सब कुछ एकदम नॉर्मल है। मैक्सिमम पैसेंजर्स सो चुके हैं, जो पैसेंजर्स जागे हुए हैं केबिन क्रू मेंबर्स उनको मील सर्व कर रहे हैं। दोनों पायलट्स भी नॉर्मली अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इस कैप्टन जहारी के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है। टेक ऑफ के 38 मिनट बाद अब ये फ्लाइट इगारी वे पॉइंट तक पहुंचने वाली है और तभी मलेशियन ATC वाले इस फ्लाइट के पायलट्स को बोलते हैं कि अब तुम लोग हो ची मिन ATC को कांटेक्ट कर लो। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. मलेशियन ATC वालों ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अब ये फ्लाइट मलेशियन एयर स्पेस को छोड़ के इगारी वे पॉइंट को क्रॉस करते हुए वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने वाली थी। देखो, ये है वियतनाम और ये है इस देश की एक मेजर सिटी हो ची मिन सिटी, जिसके ATC को कांटेक्ट करने के लिए मलेशिया वालों ने इन पायलट्स को बोला था। मलेशियन ATC को गुड नाइट बोलते ही इस कैप्टन जहारी ने हो ची मिन ATC को कांटेक्ट तो नहीं किया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा किया जो आज भी मिस्ट्री ही बनके रह गया है। मलेशियन ATC को गुड नाइट बोलने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही कैप्टन जहारी फर्स्ट ऑफिसर हामिद को पीछे केबिन में जाने और 2 कप कॉफी लाने के लिए बोलता है। नॉर्मली पायलट्स को कॉफी पानी देने की जिम्मेदारी केबिन क्रू की होती है, बट ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफिसर हामिद का इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट और अपने सीनियर कैप्टन जहारी से आर्ग्यू करने का दूर दूर तक कोई भी लॉजिक नहीं था, स्पेशली तब जब वो आपको ट्रेनिंग दे रहा हो, और वैसे भी आपकी लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट ही तो है। फर्स्ट ऑफिसर हामिद कॉफी लेने के लिए कॉकपिट से बाहर जाता है और कॉकपिट का ये बुलेट प्रूफ डोर बंद हो जाता है। इस पूरी फ्लाइट का कंट्रोल अब सिर्फ एक आदमी के हाथ में आ चुका था, कैप्टन जहारी अहमद शाह। कैप्टन जहारी को पता था कि इस MS-370 फ्लाइट को दुनिया से गायब करने का इससे बेहतर मौका उसे मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से नो मैंस लैंड में था। इगारी वे पॉइंट पर पहुंचते ही ग्राउंड पर मौजूद मलेशियन ATC ने ये फ्लाइट वियतनामीज ATC को हैंड ओवर कर दी थी और वियतनामीज ATC के पास अभी तक ये फ्लाइट रिसीव ही नहीं हुई थी। वो अपनी बाकी की फ्लाइट्स को मैनेज करने में लगे हुए थे। इन शॉर्ट, इस समय इस MS-370 फ्लाइट से कोई भी ग्राउंड पर किसी भी प्रकार का कांटेक्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। किसी की भी नजर इस MS-370 फ्लाइट पर इस समय नहीं थी। अब मौके का फायदा उठाते हुए कैप्टन जहारी ने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि इगारी वे पॉइंट पर पहुंचते ही फ्लाइट का ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया। ये देखो, ये है ATC और ये है एक प्लेन। ऑलमोस्ट हर फ्लाइट में ट्रांसपॉन्डर्स मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से ATC को उनकी स्क्रीन पर प्लेन की डिटेल्स मिलती रहती हैं। फ्लाइट का ये ट्रांसपॉन्डर एक ग्राउंड बेस्ड रडार के साथ काम करता है ताकि ATCs को किसी भी प्लेन के बारे में सब कुछ बता सके, जैसे हाइट, पोजीशन, यूनिक ID एक्सेट्रा। इस डेटा की मदद से ATC को आसमान में उड़ने वाली फ्लाइट्स के बीच सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने में मदद मिलती है। उस समय साल 2014 में ATCs आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एयरप्लेन सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे, तो कैप्टन जहारी ने सभी कंट्रीज के ATCs पर से इस फ्लाइट को गायब करने के लिए सबसे पहले ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया। अब बीइंग सो एक्सपीरियंस पायलट कैप्टन जहारी को यह बात ऑलरेडी पता थी कि सिर्फ ट्रांसपॉन्डर ऑफ करने से ये प्लेन गायब नहीं होने वाला। असल में मलेशियन एयरलाइंस की इस फ्लाइट MS-370 में ACARS टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी। ACARS मतलब एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। इसमें यह होता है कि एक प्लेन अपनी फ्यूल स्टेटस, मेंटेनेंस स्टेटस और पोजीशन एक्सेट्रा से रिलेटेड रिपोर्ट्स हर आधे घंटे में एक सैटेलाइट को भेजता रहता है और उस सैटेलाइट से वो डेटा मलेशियन एयरलाइंस तक ग्राउंड पर पहुंचता रहता है। अब ATC से बचने के लिए कैप्टन जहारी ने ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन मलेशियन एयरलाइन से बचने के लिए ACARS सिस्टम भी तो बंद करना पड़ेगा ना। तो कैप्टन जहारी ने फाइनली ACARS सिस्टम भी बंद कर दिया और लास्ट स्टेप लेते हुए कैप्टन जहारी ने इस फ्लाइट की बाहर की लाइट्स भी टोटली बंद कर दी। ये सब कुछ कैप्टन जहारी ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर कर डाला। और अगर मैप में बताऊं तो इगारी वे पॉइंट से बिटोड वे पॉइंट जाने का ये जो रास्ता आप देख रहे हो, इस रास्ते में ये वो पिन पॉइंट लोकेशन थी जहां बाहरी दुनिया के लिए ये मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 गायब हो चुकी थी। जमीन पर मौजूद ATC या प्रोफेशनल या फिर किसी भी आदमी के लिए अब इस फ्लाइट से कनेक्शन बनाना इम्पॉसिबल था। कैप्टन जहारी ने ग्राउंड पर मौजूद लोगों से तो इस फ्लाइट को छुपा दिया, लेकिन उसका एक बड़ा चैलेंज ही अभी ये बचा हुआ था कि उसके अलावा इस फ्लाइट में अभी 238 लोग और मौजूद थे जो चाइना के बीजिंग में लैंड होने की पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे। और सबसे बड़ा खतरा कैप्टन जहारी को अपने को पायलट फर्स्ट ऑफिसर हामिद से था, जो बस अब कुछ ही देर में कॉफी लेकर वापस कॉकपिट में जाने ही वाला था। बट अगेन बीइंग सो एक्सपीरियंस्ड पायलट, कैप्टन जहारी को ऑलरेडी पता था कि इस चैलेंज से निपटने के लिए उसे क्या करना है। कैप्टन जहारी प्लेन की मेन बॉडी के नीचे मौजूद दोनों आउटफ्लो वाल्व्स को खोल देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कंप्रेस्ड एयर प्लेन में इन 238 लोगों को जिंदा रखे हुए थी, वो पूरी कंप्रेस्ड एयर प्लेन से बाहर निकल जाती है। अब इस प्लेन में ऑक्सीजन की भयानक कमी हो चुकी है। सभी सीट्स के ऊपर मौजूद इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स मास्क यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका क्या, ये को पायलट फर्स्ट
ऑफिसर हामिद तो किसी सीट पर था ही नहीं, तो ऐसे केस में ये जिंदा बचने के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की हेल्प लेता है। जस्ट अभी जो सीवियर डिकम्प्रेशन पैसेंजर्स ने इस फ्लाइट में एक्सपीरियंस किया, उससे काफी लोग जो सो रहे थे उनकी नींद टूट चुकी थी और सब अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी कैप्टन ज़हारी आउट ऑफ नोवेयर एक 38 डिग्रीज का स्टीप यू टर्न ले लेता है। मैप में ध्यान से देखना कि इस फ्लाइट का जो एक्सपेक्टेड पाथ था वो ये था कि कुआलालंपुर से होते हुए, इगारी वे पॉइंट से होते हुए, बिटोड वे पॉइंट से होते हुए ऐसे आगे बढ़ के बीजिंग में लैंड करना था। लेकिन इगारी और बिटोड वे पॉइंट के बीच में यहीं पर कैप्टन ज़हारी एक यू टर्न मार देता है। ऐसा करते ही फर्स्ट ऑफिसर हामिद का सिर दीवार में भिड़ता है और वो गिर जाता है। अब चूंकि ये फ्लाइट ऑलरेडी एक सीवियर इमरजेंसी से गुजर रही है और फर्स्ट ऑफिसर हामिद को कैप्टन ज़हारी के प्लान का 1% भी अंदाजा नहीं था, तो उसका तो ये मानना था कि कैसे भी कोशिश करके एक बार उसे कॉकपिट में चले जाना चाहिए और वहां पर कैप्टन ज़हारी की मदद करते हुए प्लेन को संभालना चाहिए। उसे लग रहा था कि कैप्टन ज़हारी को कुछ हो तो नहीं गया जिसकी वजह से प्लेन में ये सब गड़बड़ी हो रही है। चूंकि कॉकपिट डोर ऑटोमेटिकली अंदर से बंद था, तो फर्स्ट ऑफिसर हामिद ने कॉकपिट डोर के बाहर पहुंचकर अंदर बैठे कैप्टन ज़हारी को कॉल लगाया। पूरी घंटी गई, किसी ने कॉल पिक नहीं किया। उसने दोबारा कॉल लगाया, फिर भी कॉकपिट में मौजूद कैप्टन ने कॉल नहीं उठाया। फर्स्ट ऑफिसर हामिद को लगा कि शायद कैप्टन ज़हारी बेहोश हो गए हैं। ये सोच के उसने कॉकपिट के गेट को ओपन करने का सीक्रेट कोड एंटर किया। यहाँ नोटिस करना कि सिर्फ कोड एंटर कर देने से गेट अनलॉक नहीं होता। इस गेट का पूरा मैकेनिज्म हाईजैकर्स को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया जाता है। बाहर से कोड एंटर करने पर यह गेट तभी ओपन होगा जब कॉकपिट के अंदर बैठा हुआ इंसान चाहे, और उसके लिए अंदर मौजूद इंसान को ये स्विच ऑटो से अनलॉक्ड पर घुमाना होता है। अब इस केस में ये कैप्टन ज़हारी तो बिल्कुल भी चाहता नहीं था कि गेट खुले, इसलिए कैप्टन ज़हारी ने इस नॉब को अनलॉक पर घुमाने की बजाय डिनाई पर घुमा दिया। बाहर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर हामिद सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया कि कोड डालने के बाद भी गेट नहीं खुल रहा। वो थोड़ा और कॉशियस होकर फिर से कोड डालता है और एक बार फिर से लाइट ग्रीन होने की बजाय रेड हो जाती है। ये वो टाइम था जब फर्स्ट ऑफिसर हामिद को कैप्टन ज़हारी पर शक होने लगा था और उसे लगने लगा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। एनीवेज, कैप्टन ज़हारी का पूरा फोकस इस फ्लाइट को डिसअपीयर करने पर था। कैप्टन ज़हारी अपने होम कंट्री यानी कि मलेशिया की तरफ वापस जा रहा था। इसके सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे भी करके इसको अपना पूरा देश क्रॉस करना है, और वो भी किसी प्राइमरी रेडार की नजर में आए बिना। ऐसा करने के लिए कैप्टन ज़हारी ने खुद के देश के इस कोटा भारू नाम के इस छोटे से टाउन से एंट्री ली। उसके बाद इसने अपने आप को थाई एयर स्पेस और मलेशियन एयर स्पेस की बाउंड्री पर रखते हुए आगे का सफर प्लान किया। दोनों कंट्रीज के एयर स्पेस बॉर्डर्स पर रहने का इसने इसलिए सोचा ताकि दोनों कंट्रीज कंफ्यूज हो जाएं। थाईलैंड वाले सोचे कि मलेशिया की फ्लाइट होगी और मलेशिया वाले सोचे कि थाईलैंड की फ्लाइट होगी, और कुछ इस तरीके से ये दोनों ही देशों से बचता हुआ उनको क्रॉस कर पाए। कैप्टन ज़हारी को ऑलरेडी ये बात पता थी कि ट्रांसपोंडर्स और एकार सिस्टम को बंद करके वो सेकेंडरी रेडार से तो बच सकता है, लेकिन प्राइमरी रेडार से नहीं बच सकता। प्राइमरी रेडार सबसे बेसिक टाइप ऑफ रेडार होता है और बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टेंस पर काम करता है। प्राइमरी रेडार आसमान में सिग्नल भेजता है, कुछ सिग्नल्स तो खाली चले जाते हैं और कुछ सिग्नल्स जो टकरा के वापस रेडार तक आ जाते हैं वो आसमान में उड़ते हुए उस ऑब्जेक्ट की सिर्फ पोजीशन बता पाते हैं। प्राइमरी रेडार बहुत ही बेसिक होता है, मोस्टली मिलिट्री के द्वारा ही यूज किया जाता है और स्क्रीन पर एक छोटा सा डॉट सा दिखाता है और प्रिसाइजली ये भी नहीं बता सकता कि आसमान में उड़ता हुआ वो ऑब्जेक्ट लगभग कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि कितनी एल्टीट्यूड पर है और एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट क्या है। अब जिस वक्त कैप्टन ज़हारी थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर्स पर से होते हुए इस फ्लाइट MS-370 को स्टेट ऑफ मलाक्का की तरफ ले जा रहा है, उसी वक्त वियतनाम के हो ची मिन्ह ATC वालों की आंख खुलती है और उन्हें याद आता है कि मलेशिया से बीजिंग जाने वाली एक फ्लाइट आने वाली थी। ना ही तो उस फ्लाइट ने अभी तक अपने ATC को कांटेक्ट किया और ना ही वो फ्लाइट आई। पता नहीं क्या चक्कर है। वियतनाम के हो ची मिन्ह ATC वालों की चिंता हद से ज्यादा तब बढ़ने लगी जब उन्होंने देखा कि उनके रेडार स्क्रीन पर फ्लाइट MS-370 कहीं दिख ही नहीं रही थी। हो ची मिन्ह ATC वालों ने फ्लाइट से कॉन्टेक्ट भी करने की कोशिश की, लेकिन कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। वियतनाम के हो ची मिन्ह ATC वालों से यहाँ एक बड़ी गलती हो चुकी थी। अगर आप इस मलेशिया और वियतनाम के बीच हुए सिविल एविएशन के एग्रीमेंट लेटर को पढ़ोगे तो नोटिस करोगे कि प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टिंग यूनिट की जिम्मेदारी होती है कि कुछ भी गड़बड़ होने पर वो ट्रांसफरिंग यूनिट को सिर्फ 5 मिनट के अंदर बताए। इस डॉक्यूमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो हो ची मिन्ह ATC वालों ने पूरे 20 मिनट लगा दिए थे सिर्फ ये नोटिस करने में कि फ्लाइट MS-370 रेडार से गायब हो चुकी है। हो ची मिन्ह ATC वालों ने आसमान में उड़ रही बाकी फ्लाइटों से भी कॉन्टेक्ट किया कि वो कैसे भी करके फ्लाइट MS-370 से कांटेक्ट करें, लेकिन वो कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। काफी कोशिशों के बाद हो ची मिन्ह ATC ने कुआलालंपुर ATC को इन्फॉर्म कर दिया कि उन्होंने फ्लाइट MS-370 को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। क्या किसी इमरजेंसी की वजह से वो फ्लाइट वापस मलेशिया चली गई है? कुआलालंपुर ATC वालों ने साफ मना कर दिया कि MS-370 फ्लाइट की वापस आने की कोई भी खबर नहीं है। इस कहानी में ये पहली बार ही था कि ATCs को एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है।
वरना आसमान में से इतना बड़ा प्लेन आखिर गया तो गया कहां? इधर कॉकपिट के अंदर कैप्टन जहारी सब सुन के भी रिप्लाई नहीं कर रहा था और कॉकपिट के जस्ट बाहर फर्स्ट ऑफिसर हामिद परेशान होकर अंदर आने की गुहार लगा रहा था। कैसे भी करके गेट को ठोक पीट के अंदर आना चाह रहा था। फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स ऑक्सीजन की कमी के कारण अधमरे हो चुके थे। कैप्टन जहारी फाइनली पूरे मलेशिया को क्रॉस कर चुका है। इस वक्त फ्लाइट MS-370 पेनांग आइलैंड के ऊपर है। ध्यान देना कि ये पेनांग आइलैंड इस कैप्टन का होम टाउन भी है। मलेशिया देश का एक वो छोटा सा हिस्सा जिसमें कैप्टन जहारी खेल कूद कर बड़ा हुआ था। यहाँ से आगे बढ़ने के कैप्टन जहारी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो सीधा सीधा चला जाए या फिर राइट लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता हुआ चला जाए। सीधा सीधा ये कैप्टन जहारी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसे पता है कि सामने इंडोनेशिया का आइलैंड ऑफ सुमात्रा है। इंडोनेशिया के इस एयर स्पेस में घुसा तो इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स उसको धुआं धुआं कर देंगे। इसका प्लान फेल ना हो जाए इसलिए वो पेनांग आइलैंड से होकर राइट लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता हुआ जाने लगता है। इस पाथवे को कैप्टन जहारी जल्दी से जल्दी पार करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ मलेशियन स्टेट केडा में मिलिट्री वालों का एक बहुत ही पावरफुल प्राइमरी रेडार है जिसकी रेंज है 200 नॉटिकल माइल्स। तो कैसे भी करके कैप्टन जहारी को इस पॉइंट पर पहुंच के जल्दी से जल्दी इस सर्किल से बाहर निकलना था बस, ताकि मिलिट्री वाले इसको अननोन ऑब्जेक्ट समझ के इसके पीछे फाइटर जेट्स ना लगा दें। बस ये पॉइंट पार करते ही कैप्टन जहारी अपनी फ्लाइट MS-370 को लेकर टोटली फ्री हो चुका होगा, किसी इंसान, रेडार या सैटेलाइट की नजरों से एकदम परे। केडा के प्राइमरी रेडार की नजरों से बचते हुए जहारी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर कॉकपिट डोर के CCTV पर पड़ी। जहारी ने देखा कि फर्स्ट ऑफिसर हामिद कॉकपिट डोर के सामने पड़ा हुआ है। फाइनली वो एक आखिरी बंदा जो कैप्टन जहारी और उसके मकसद के बीच में आ सकता था वो भी टोटली एलिमिनेट हो चुका था। फुल एंड फाइनल कंफर्मेशन के लिए कैप्टन जहारी ने केबिन में मौजूद इंटरकॉम पर कॉल लगाया और मदद मांगी, ये चेक करने के लिए कि अगर अभी भी किसी में जान बची होगी तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स जरूर करेगा, लेकिन किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिरकार जो कैप्टन जहारी चाहता था वही हुआ। 35,000 फीट की ऊंचाई, इतना बड़ा एरोप्लेन, अपनी टेक ऑफ लोकेशन से कईयों किलोमीटर दूर, सिर्फ एक जिंदा पायलट और 238 सुनसान लोग। फाइनली ये फ्लाइट केडा के प्राइमरी रेडार की रेंज को क्रॉस कर देती है और ये वो पल था जब कैप्टन जहारी टेक्निकली बाहरी दुनिया से इस एयरप्लेन को पूरी तरह से गायब कर चुका था। बीइंग सो एक्सपीरियंस्ड पायलट, कैप्टन जहारी को ये बात अच्छे से पता थी कि फ्लाइट के गायब होने के बाद ढूंढने वाले सबसे पहला अजम्पशन ये करेंगे कि किसी कैटास्ट्रोफिक फेलियर की वजह से ये फ्लाइट क्रैश हो गई होगी और गल्फ ऑफ थाईलैंड या साउथ चाइना सी वाले एरियाज में गिरी होगी, वहां ढूंढते हैं। कैप्टन जहारी को ये भी पता था कि फ्लाइट ना मिलने पर और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होने पर मिलिट्री के प्राइमरी रेडार्स ने जो मेरा पाथ ट्रेस किया है वो पाथ सर्च टीम को मिल जाएगा और उस पाथ के बेसिस पर सर्च टीम इस फ्लाइट MS-370 को या तो अंडमान सी में ढूंढेगी या फिर बे ऑफ बंगाल में ढूंढेगी। यही वो पल था जहां कैप्टन जहारी ने इस कहानी को एक मेजर ट्विस्ट दिया। मलेशियन स्टेट केडा के प्राइमरी रेडार को क्रॉस करने के जस्ट बाद जहारी ने सीधा जाने की बजाय इस फ्लाइट को साउथ में मोड़ दिया और चूंकि अभी भी 5.5 घंटे का फ्यूल इस फ्लाइट में बचा हुआ था तो कैप्टन जहारी ने इस फ्लाइट को ऑटो मोड पर डाला, खुद भी चैन की नींद सो गया और वास्ट इंडियन ओशियन के बीचों बीच गहरी काली रात में बाकियों को भी हमेशा हमेशा के लिए सुला गया। कैप्टन जहारी के हिसाब से ये प्लान एकदम फुल प्रूफ था। उसके हिसाब से कभी किसी को पता लगता ही नहीं कि ये फ्लाइट गई तो गई कहां, लेकिन उससे एक गलती हो गई थी। कैप्टन जहारी ने जब केडा के प्राइमरी रेडार की रेंज को क्रॉस किया तो क्रॉस करते ही उसने अपने कॉकपिट के नीचे मौजूद कंप्यूटर सिस्टम्स को कूल डाउन करने के लिए मेन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की पावर को रिस्टोर किया था। ध्यान देना कि उसने एकार्स सिस्टम चालू नहीं किया था, लेकिन मेन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की पावर को रिस्टोर करने की वजह से एकार्स के सेटकॉम का एक छोटा सा हिस्सा SDU यानी कि सैटेलाइट डेटा यूनिट भी पावर ऑन होने की वजह से ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाता है। इनमारसेट कंपनी की यह सैटेलाइट एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी जो कि इंडियन ओशियन के ऊपर यहाँ लोकेटेड थी। फ्लाइट MS-370 यहाँ लोकेटेड थी और ये सारा डेटा इस सैटेलाइट के ग्राउंड सेंटर पर्थ ऑस्ट्रेलिया तक जा रहा था। फ्लाइट MS-370 के सेटकॉम में मौजूद ये SDU हर 1 घंटे में एक लॉग ऑन रिक्वेस्ट इस सैटेलाइट के पास भेज रहा था। सैटेलाइट कंपनी के इंजीनियर्स ने इस डेटा के बेसिस पर ही इंडियन ओशियन के अराउंड टोटल 7 आर्क्स बनाई। मैथमेटिक्स और फिजिक्स की कैलकुलेशन के बेसिस पर ये आर्क्स सिंपली ये बता सकती थी कि 2:25 पर फ्लाइट इस आर्क पर कहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे SDU ने सैटेलाइट को और ज्यादा लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजी और वैसे वैसे न्यू आर्क्स बनती गईं। 3:41 पर दूसरी आर्क, 4:41 पर तीसरी आर्क, 5:41 पर चौथी आर्क, सुबह 6:41 पर पांचवी आर्क, सुबह 8:11 पर छठवीं आर्क और समंदर में क्रैश होने से जस्ट पहले ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU के स्टार्ट होने की वजह से और सारे फंक्शंस रीस्टोर होने की वजह से 7वीं आर्क सुबह 8:19 पर। ये 7th आर्क मलेशियन फ्लाइट MS-370 से रिलेटेड बहुत ही फेमस आर्क है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर
कई बार इस फ्लाइट को ढूंढने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन आज तक किसी के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। आफ्टर मैथ में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज निकल के आई। दो मेजर थ्योरीज को समझना। सबसे पहली थ्योरी ये कि शायद प्लेन हाईजैक हो गया होगा। इनफैक्ट बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता भी चला था कि इन सभी 229 पैसेंजर्स में से 2 ईरानियन पैसेंजर्स भी थे, जो कि इस फ्लाइट MS-370 में फर्जी चोरी किए हुए पासपोर्ट्स के साथ में ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि वो दोनों हाईजैकर्स नहीं थे। ऊपर से ये हाईजैकिंग वाली थ्योरी इसलिए भी नहीं चल पाई क्योंकि आज 10 साल बाद भी किसी की तरफ से कोई डिमांड ही नहीं आई है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक क्लेम ही नहीं किया कि हमने हाईजैकिंग की थी, वगैरह वगैरह। दूसरी थ्योरी थी ऑटो पायलट वाली। लोगों ने एक बार के लिए कंसिडर किया कि हो सकता है दोनों पायलट्स बेहोश हो गए हो, फ्लाइट ऑटो मोड पर चली गई हो और फिर ये फ्लाइट उस पाथ को फॉलो करते हुए इंडियन ओशियन में जाके क्रैश कर गई हो। ये थ्योरी भी नंबर ऑफ रीजंस की वजह से इनकरेक्ट साबित हुई। सबसे पहला रीजन तो ये कि अगर प्लेन ऑटो पायलट मोड पर जाता तो वो अपने प्री प्लान्ड रूट पर जाता। इगारी वे पॉइंट से बिटोड, फिर वहां से बीजिंग चाइना में। इगारी वे पॉइंट से ऐसा अनप्लैंड, हद से ज्यादा स्टीप 38 डिग्रीज का यू टर्न ऑटो पायलट कभी नहीं लेता। उसके अलावा मलेशिया के ऊपर मौजूद पाथ को जब प्राइमरी रेडार्स ने ट्रेस किया तो वो कुछ ऐसा जिगजैगी टाइप का पैटर्न निकल कर आया, जो कि एक मैनुअल फ्लाइंग की पहचान है। ऑटो पायलट होता तो एकदम सीधा रास्ता बनता। आपने जो कहानी इस वीडियो में देखी, ये क्लोजेस्ट पॉसिबल स्पेकुलेशन है इस बात का कि उस रात MS-370 फ्लाइट के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। ध्यान रहे कि अल्टीमेटली आज तक कोई ऐसा 100% ठोस सबूत नहीं मिल पाया है जो ये बात साबित कर सके कि दोनों में से कोई भी एक पायलट इन्वॉल्व्ड था। मोरओवर बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो काफी ज्यादा शक कैप्टन जहारी पर गया था, फर्स्ट ऑफिसर हामिद पर नहीं। सबसे पहला शक इसलिए हुआ क्योंकि बाद में कैप्टन जहारी के घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर बरामद हुआ जिसमें ऐसे ही सेम पाथ पर एक फ्लाइट को उड़ाने की प्रैक्टिस की गई थी। कैप्टन जहारी पर शक इसलिए भी हुआ क्योंकि वो अनवर इब्राहिम के सपोर्टर माने जाते थे। जिस दिन MS-370 फ्लाइट टेक ऑफ हुई उससे एक दिन पहले ही मलेशिया में अपोजिशन पार्टी के लीडर्स अनवर इब्राहिम को जेल की सजा सुनाई गई थी। तो ये भी अज्यूम किया जाता है कि कैप्टन जहारी मलेशियन गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों, इसलिए उन्होंने ये सब किया हो। जैसे काफी सबूत कैप्टन जहारी के अगेंस्ट हैं, वैसे ही कुछ सबूत उनके फेवर में भी हैं। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जानता कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। मतलब सोच के देखो, इतना बड़ा एरोप्लेन, 239 बॉडीज, करोड़ों रुपया सर्च पार्टीज पर खर्च करने के बाद भी आज तक कुछ मिल कैसे नहीं रहा। पूरा समुद्र छान मारा, डीप वाटर्स में भी चेक कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ना मिलने की वजह से ये एविएशन की बिगेस्ट मिस्ट्री मानी जाती है। हालांकि टेक्निकली ये बोलना सही नहीं होगा कि कुछ नहीं मिल पाया है। टोटल 31 पीसेस अभी तक इस एयरक्राफ्ट के अलग अलग टुकड़ों के समुद्र के तटों पर मिल चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उसमें से कुछ गिने चुने ही कंफर्म हो पाए हैं कि वो पीसेस फ्लाइट MS-370 के ही हैं। मैं जब इस घटना के बारे में पढ़ता हूँ तो और ज्यादा गहराई में चला जाता हूँ, और सच कहूँ तो हर बार ऐसा एहसास होता है कि आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा जरूर है जिसको सब कुछ पता है, जिसको ये पता है कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों सामने नहीं आ रहा। और बस इस एक थॉट के दिमाग में आते ही रूह कांप उठती है।